गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ने से पहले जहाँ तक कल हमने देखा था क्या चीज़, एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो डिसएडवांटेज हमें देखना था। तो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज हाइड्रो पावर प्लांट का क्या होता है कि इसके बाद सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बांध की। ठीक है, तो क्या होता है कि बांध के निर्माण में एक जो उसकी इनिशियल कॉस्ट लगेगी वो ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि बांध बनाने के लिए उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी, मतलब जो लागत पूंजी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि पावर प्लांट बनाने के लिए हमें जो है कुशल और अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अब बांध में बहुत ज़्यादा जो है कि पानी स्टोर होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही क्या हो जाएगी, हो सकता है कि बाढ़ का कारण या फिर वो बहुत ज़्यादा जनजीवन के लिए हानिकारक हो। तो इसलिए हमें क्या होता है कि पावर प्लांट बनाने के लिए हमें बहुत ही कुशल और अनुभवी कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज था हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी की जो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से जो है कि हम टरबाइन को क्या करेंगे, घुमाएंगे, या हम कहें तो न्यूक्लियर एनर्जी से टरबाइन को घुमाएंगे। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा जरूर अंतर नहीं है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता था कि उसमें हम हीट किससे लेते थे, कोयले की वजह से। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी स्टीम बनेगा और थर्मल पावर प्लांट में भी स्टीम बना। ठीक, तो उस स्टीम को बनाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो थर्मल पावर प्लांट में हम किससे हीट लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले से हीट लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमें हीट मिलेगी वो न्यूक्लियर एनर्जी से मिलेगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें जो उस ऊष्मा मिलने के कारण से इस प्लांट का नाम पड़ा है क्या चीज़, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें हीट कैसे मिलेगी? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें हीट इस तरीके से मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एक जो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो इसमें एज अ फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम 92 235। ठीक, तो ये एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो जब इसके तो जब रेडी तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से स्थायी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इसके नाभिक हैं वो दो पार्ट में टूटेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई नाभिक अगर दो या उससे ज़्यादा पार्ट में अगर टूटता है तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब स्टेबल पार्टिकल तो बनाता ही है, साथ में जो है कि उससे हीट रिलीज होती है। और उसी हीट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, नाभिकीय विखंडन। और जब कोई नाभिक दो या उससे ज़्यादा पार्ट में टूटता है तो उससे हीट निकलती है। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, तो पावर प्लांट जहां भाप बनाने और टरबाइन को घुमाने के लिए आवश्यक ऊष्मा नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो थर्मल पावर प्लांट की तरह ही होती है, बस इसमें अंतर केवल इतना होता है कि थर्मल पावर प्लांट में जो आवश्यक ऊष्मा है वो कोयले के दहन से प्राप्त की जाती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, यूरेनियम का प्रयोग करके इसमें जो है कि ऊष्मा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो एलिमेंट हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो बेसिक एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर वो जगह होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं,
उसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है। फिर है हमारा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, ये हीट को कंट्रोल करता है। फिर है हमारा स्टीम टरबाइन। इस टरबाइन को तो हम जानते ही हैं। फिर है हमारा कंडेंसेसर। फिर है कूलेंट पंप। तो अब बारी बारी से देखते हैं कि कौन से एलिमेंट किसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा नाभिकीय रिएक्टर। तो किसी विखंडनीय, मतलब किसी फिजन रिएक्स जो मटेरियल है, जो टूटने वाला मटेरियल है, तो किसी विखंडनीय पदार्थ में स्वतः धारी चेन प्रक्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे नियंत्रित करने की मशीन को नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि जैसे हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, वो एक चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे यूरेनियम 235 है, इस पर अगर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्ड अगर हम कराएं, तो ये क्या होगा, इस मतलब एक एक न्यूट्रॉन से फिर तीन से जो है कि 9 27 बनेंगे, तो कुछ ऐसा होता है। तो एक प्रकार का ये चेन बनाते हैं। तो ये चेन वाली रिएक्शन जिसमें होता है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है, तो यह एक ऐसा उपकरण होता है, डिवाइस होता है जिसमें हॉट या कूल, ठीक है, मतलब गर्म या ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। स्टीम टरबाइन क्या होता है, तो स्टीम टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें भाप के प्रवाह को उच्च दाब से निम्न दाब तक विस्तार करके प्राप्त किया जाता है तथा इसके आउटपुट से विद्युत शक्ति का उत्पादन इलेक्ट्रिकल जनरेटर द्वारा चलाकर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि स्टीम टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जो वेपर होता है, तो वेपर का जो फ्लो है उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक उसको कन्वर्ट कर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक उसको जो है कि लो प्रेशर में चेंज करके उसको क्या करते हैं, वो क्या करता है, जो स्टीम है उस स्टीम टरबाइन को घुमाता है। और स्टीम टरबाइन के घूमने से क्या होता है, अल्टरनेटर मूव करता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेसर। कंडेंसेसर क्या होता है, तो कंडेंसेसर भी एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें क्या करते हैं, जो एक हीट एक्सचेंजर की तरह होता है, जिसमें भाप की ऊष्मा की हानि होती है और हानि के बाद वाष्प का संघनन हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का हम कहें तो हीट एक्सचेंजर का काम क्या था, वो किसी गर्म वस्तु को ठंडा करने का कोशिश करता था। ठीक है, तो कंडेंसेसर भी क्या करेगा, की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कंडेंसेसर क्या करेगा कि उस जो वेपर है, स्टीम है, उसके उसको क्या करेगा, ठंडा करेगा, कूल करेगा। ठीक है, और कूल करने के बाद क्या करता है, जो वो वेपर है वो वहीं पर कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है कि क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कूलेंट पंप, शीतलक पंप। कूलेंट पंप क्या होता है, तो रिएक्टर कोर में उत्पन्न हुई ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए कूलेंट पंप का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि जो हमारा रिएक्टर चैम्बर है उसमें जो हीट उत्पन्न होगी, ठीक है, तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए, बहुत ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो भी हमारे लिए नुकसान होगा, तो उसको निकालने के लिए हम किसका, मतलब उसको निकालने के लिए या उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कूलेंट पंप का। ठीक है, इसके बाद है इसका एडवांटेज। ठीक, तो पहला लाभ ये होता है कि एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को अन्य पावर प्लांट की तुलना में बहुत कम जगह की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इस दूसरा है इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन की एक छोटी मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो और भी जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या चाहिए, हमें कोयले बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा कोयले चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हमें पानी
बहुत ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ेगी, उसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि हमें बांध बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि यूरेनियम का बहुत थोड़ा सा मात्रा भी क्या करेगा, एक हमारे लिए जितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी उतना वो जनरेट कर देता है। ठीक है। जो थर्ड एडवांटेज है हमारा वो है आवश्यक ईंधन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए ईंधन के परिवहन की लागत काफ़ी कम होती है। ठीक है। इसमें ईंधन जो एज फ्यूल फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यूरेनियम। तो इसमें यूरेनियम जो है कि एज अ फ्यूल बहुत कम रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी। ठीक है। तो इस वजह से जो है कि इसमें क्या होगा, उसका जो फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो बहुत कम होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज भी हैं, अगर किसी का कुछ लाभ होता है तो उसकी हानि भी होती है। तो हमारा जो पहला डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग अलग भारों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। इसमें एक बार जो रिएक्शन चालू हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यू ही होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन काफ़ी महंगा होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम होगा लेकिन यूरेनियम काफ़ी महंगा मिलता है। थर्ड जो है, प्लांट के निर्माण के लिए अधिक तकनीकी जानकारी आवश्यक होती है। मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, उसका जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। एक चैनलाइज रिएक्शन होता है। ठीक है। तो उस चैनलाइज रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएँ तो उसके लिए क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा उसका कहें तो हानि होगा। ठीक है। हो सकता है कि अगर वो रिएक्शन अगर कंट्रोल अगर नहीं हो पाया तो उस केस में वो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कहें तो एक कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी एक बहुत ख़ास इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए जो है कि इस निर्माण मतलब इस प्लांट को बनाने के लिए एक तकनीकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विखंडन द्वारा उत्पाद आमतौर पर रेडियोधर्मी होते हैं जो कि प्रदूषण की प्रदूषण की खतरनाक मात्रा का कारण बन सकते हैं। अब वो तो है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें से न्यूट्रॉन और ये बहुत सारे जो है कि हानिकारक गैसेस भी रिलीज होंगी। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियर फिजन होगा, मतलब जब नाभिक टूटेगा तो रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव रेज उसमें से जनरेट होंगी। ठीक है। जो कि क्या होगा, एक कहे तो पल्यूटेंट का काम करेगा, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। ठीक है। तो ये भी एक हमारा डिसएडवांटेज है किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन रहा किसका, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब हम देखेंगे तीनों की तुलना में। ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें तीनों का तुलना करके आप लिखिए कि क्या होंगे। ठीक। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बेस है, मतलब टॉप कहें तो पॉइंट है तो स्थान है। ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है, तो यह थर्मल पावर प्लांट एक ऐसे स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ पर कोयले, पानी और परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। ठीक है। क्योंकि उसमें 50% जो है कि पूरे प्लांट का जो 50% है वो हमारा किस पर खर्च होता है, फ्यूल पे। तो इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि जो फ्यूल होगा वो आसानी से पहुंच सके। पानी भी उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो पानी की भी अवेलेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो इस वजह से जो थर्मल पावर प्लांट है एक ऐसे जगह पे हम बनाते हैं जहाँ पर क्या होगा, कोयला, पानी और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। सेम कंडीशन हमारा हाइड्रो पावर प्लांट में भी होता है कि इसमें बांध बनाकर जलाशय में आसानी से पानी एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि अगर पानी उसमें हमने देखा था कि जो टरबाइन का जो मूवमेंट होता है वो वाटर के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। और थर्ड जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट,
ये क्या होता है, ये भारी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जानते हैं उस अभी उसमें हमने देखा है कि रेडियो सर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं जो कि क्या है, एक हार्मफुल रेज है। तो अगर हम उसको आबादी वाले क्षेत्र में अगर बनाएंगे तो क्या होगा, वो नुकसान करेगा। ठीक, तो इस वजह से उसको जो है कि आबादी से दूर बनाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है हमारा जगह की आवश्यकता। तो तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए क्या होगा कि इसमें तो बहुत ही बड़ी जगह चाहिए, क्योंकि हमें पानी स्टोर करना है और पानी स्टोर करने के लिए बहुत पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको अगर हम एक लार्ज एरिया में अगर हम उसको स्टोर करेंगे तभी हम वाटर के प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज उसको हम कम जगह पे अगर उसको स्टोर करेंगे तो सबसे पहले तो प्रेशर ज़्यादा होगा, साथ ही साथ में प्रेशर की तो बात छोड़ो, लेकिन साथ ही साथ में उस केस में और क्या होगा, पानी की क्वांटिटी कम होगी। और पानी की क्वांटिटी अगर कम होगी तो उस जो टरबाइन के लिए जितना हमें निश्चित आरपीएम चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एज़ कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, इन दोनों प्लांट की अपेक्षा कौन सा, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में बहुत कम जगह की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा इफ़िशियंसी। थर्मल पावर प्लांट की इफ़िशियंसी कम होती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो 85 टू 90% तक होती है। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी होगी वो उनसे ज़्यादा होगी। ठीक है, एफिशिएंसी बोले तो एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, देख रेख, तो इन सब को आधार बना कर के हमने एफिशिएंसी को जो है कि यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनिशियल कॉस्ट। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट कम होती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट की ज़्यादा होगी। थर्मल पावर प्लांट में एक हमें बहुत कोई ज़रूरत नहीं होती, उसमें बेस हमें फ्यूल चाहिए और जो भी इनिशियल ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है वो हमें चाहिए होता है। लेकिन जो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट है उसको हमें बांध बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसका इनिशियल कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा कि इन दोनों, कौन सा, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में इसमें क्या होगा, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो दोनों की तुलना में ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। थर्मल पावर प्लांट जो है दोनों की तुलना में इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल का कॉस्ट ज़्यादा था। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है कि नेचर में फ्री अवेलेबल है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा, इन दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगा। इन दोनों की अपेक्षा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यूरेनियम महंगा मिलता है। ठीक है, रख रखाव लागत मतलब मेंटेनेंस, इसमें थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी की देखभाल करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, केवल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसकी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोनों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा चाहिए। अच्छा, इनके अगर हम एज एज की बात करेंगे कि ये कितने साल तक के लिए होते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट 30 से 40 साल तक के लिए होता है। हाइड्रो पावर प्लांट की जो एज होती है वो 50 से 100 साल तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एज होगी वो 40 से 60 साल तक हो सकती है। तो ये एक हमारा ओवरव्यू रहा किसका, दो डिफरेंस मतलब थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंतर का। ठीक है, ओके, थैंक यू।